विशाल समुद्र कई रहस्यों से भरा पड़ा है, पर बहुत सारे अनसुलझे रहस्य अभी भी रहस्य बने हुए हैं। और आज की कहानी इसी तरह के एक खौफनाक रहस्य पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1962 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हम समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े और विशाल शिप को देखते हैं। इस शिप का नाम होता है एंटोनिया ग्राजा। 21 मई 1962 को ये शिप 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। उस शिप के अंदर पार्टी हो रही थी, जिसे सारे यात्री एंजॉय कर रहे थे। पर तभी अचानक हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है, जो शिप के एक सिस्टम को ऑन कर देता है, जिसके बाद एक लंबी सी वायर हॉल में डांस कर रहे सभी लोगों के आर पार हो जाती है। मतलब कि वहाँ जितने भी लोग थे वो 2 हिस्सों में कट चुके थे। पर एक छोटी लड़की जो वहीं थी, उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो इस हादसे में बच जाती है। पर जैसे ही वो ये खौफनाक नजारा देखती है, वो जोर से चिल्लाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 40 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट में। हमें दिखाया जाता है कि एक रेस्क्यू टीम समुद्र में कई दिनों से फंसे हुए एक शिप को बचाकर किनारे तक ले आती है। चूँकि ये मिशन इम्पॉसिबल था, मगर फिर भी अपनी बहादुरी और हार्ड वर्क के कारण इनका ये मिशन सफल हुआ, जिसे टीम के सारे मेंबर बार में बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। तभी इनके पास फेरीमैन नाम का एक आदमी आता है। वो बताता है कि वो एक वेदर सर्विस पायलट है और उसने अपनी सर्विस के दौरान समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और बड़े से शिप को देखा है। उसने कोस्ट गार्ड को भी उस शिप की जानकारी दी, मगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आने के कारण उन्होंने उस शिप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब सुनकर टीम लीडर मर्फी कहता है, ठीक है, हम वहाँ जाएंगे, बताओ तुम्हें कितना % चाहिए। फेरीमैन कहता है, मुझे 20% चाहिए। इस पर मर्फी कहता है, नहीं, ये काफी रिस्की काम है, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ 10% ही देंगे। फेरीमैन कहता है, ठीक है, पर मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। मर्फी मान जाता है। अब अगले दिन ये लोग अपने डक बोट में बैठकर उस शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लगातार कुछ दिनों तक समुद्र में सफर करने के बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर फेरीमैन ने उस शिप को देखा था, और फाइनली रडार पर वो शिप इन्हें दिख जाता है। मगर कुछ देर बाद ही वो शिप रडार से अचानक गायब हो जाता है, जिससे इन्हें लगता है कि यहाँ कोई शिप है ही नहीं। पर तभी अचानक इनकी बोट एक बड़े से चीज से टकराते टकराते बचती है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही विशाल एंटोनिया ग्राजा शिप होता है, जिसे देखकर इन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो शिप इनके सोच से कई गुना बड़ा होता है। और चूंकि ये शिप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आ रहा था, इसलिए इस शिप पर अब पूरा अधिकार इनका ही होने वाला था, जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। अब ग्रीड और फेरीमैन को बोट पर छोड़कर बाकी लोग उस शिप के अंदर चले जाते हैं। शिप पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था, पर अंदर जाते ही इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक घड़ी तक पहुंच जाते हैं, जिसका पेंडुलम अभी भी चल रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। मंडर जैसे ही उस पेंडुलम को टच करने की कोशिश करता है, उसमें से एक तेज आवाज निकलती है, जिससे सभी डर जाते हैं और दूसरे ही पल सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि पास में ही टेबल पर रखे हुए कुछ स्क्रैबल्स जुड़कर वेलकम लिखते हैं, मानो कोई इन सभी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हो। अब ये लोग शिप के फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ आगे बढ़ते ही मंडर के नीचे का फर्श अचानक टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर समय रहते एप्स उसे पकड़ लेती है, मगर इसी दौरान एप्स की नजर ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और उसे वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो उसी को देख रही थी। ये देखकर एप्स काफी डर जाती है, मगर दूसरे ही पल वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैटी होती है, वही लड़की जो इस शिप के हादसे के दौरान बच गई थी, मगर इतने साल बाद भी वो इस शिप पर वैसी ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि अब वो कोई इंसान नहीं रही। अब इस बात को नजरअंदाज करते हुए एप्स टीम के साथ आगे बढ़ती है और ये लोग पहुंच जाते हैं शिप के कंट्रोल रूम में, जहां पर डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलती है। उस वॉच को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 1962 के दौरान डिजिटल वॉच नहीं बनते थे। इस पर मर्फी कहता है, इसका मतलब ये है कि इस शिप पर हम पहले आने वाले नहीं हैं, पर अब ये शिप हमारी है, चलो थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि सुबह हमें इस शिप को खींचकर यहाँ से ले
जाना होगा। अब ये लोग अपने बोट में वापस आ जाते हैं। हमें एप्स को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके पास फेरीमैन आता है और उससे पूछता है कि जब से तुम शिप पर से वापस आई हो तुम काफी शांत लग रही हो, सब ठीक है? एप्स कहती है मैंने शिप पर कुछ ऐसा देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। फेरीमैन कहता है आखिर तुमने क्या देखा? एप्स कहती है मुझे एक छोटी लड़की दिखी जो मुझे ही देख रही थी। ये सुनकर फेरीमैन कहता है शायद ये तुम्हारा भ्रम होगा क्योंकि ये शिप देखने में ही भूतिया लग रही है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अब अगले दिन इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिसके कारण ये शिप पानी में डूबता जा रहा है, इसलिए समय रहते उस होल को बंद करना होगा ताकि शिप को आसानी से किनारे तक ले जाया जा सके। मगर उस होल को रिपेयर करने में इन्हें 3 दिन का वक्त लगेगा। अब ये लोग अपने काम पर लग जाते हैं। हमें एप्स को दिखाया जाता है जो शिप को ठीक करने के दौरान उस शिप के स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती है। वहां एप्स ये देखकर हैरान हो जाती है कि स्विमिंग पूल में बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। ये देखकर एप्स उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने लगती है, पर तभी एप्स देखती है कि सीढ़ियों के सामने वही छोटी लड़की खड़ी है जिसे उसने कल देखा था। उस लड़की को देखकर एप्स डर जाती है और नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाती है। नीचे गिरते ही एप्स के माथे से खून निकलने लगता है और जैसे ही वो उठती है हम देखते हैं कि उसके माथे से निकलने वाले खून को वो शिप एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एप्स उठते ही उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगती है, पर वहाँ वो लड़की नहीं होती बल्कि वहाँ फेरीमैन होता है। अब फेरीमैन एप्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है और उसके अंदर होती है बहुत सारी डेड बॉडीज जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मर्फी को दिखाया जाता है जो घूमते घूमते कैप्टन के रूम तक चला जाता है। मर्फी को वहाँ एक खुली हुई वाइन की बोतल दिखती है जिसे वो बिना समय गवाए पीने लगता है, पर तभी उसे सामने वाले मिरर में शिप के कैप्टन की झलक दिखाई देती है जिसे देखकर मर्फी काफी डर जाता है और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं हमें एप्स को दिखाया जाता है जो फेरीमैन के साथ लॉन्ड्री रूम में जाती है और इंजन रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही इंजन रूम का दरवाजा खुलता है अंदर से काफी सारा पानी लॉन्ड्री रूम में आने लगता है और उस पानी के साथ होती है बहुत सारी सड़ी हुई डेड बॉडीज जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर किसी ने लॉन्ड्री रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था जिस कारण ये दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। उधर हमें ग्रीड को दिखाया जाता है जो किसी म्यूजिक की आवाज को फॉलो करते करते फ्रांसिस्का के कमरे तक चला जाता है। फ्रांसिस्का वही सिंगर है जो 21 मई 1962 की रात इस शिप पर सिंगिंग करने के लिए आई थी। ग्रीड को तो उस कमरे में कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है जो उसी कमरे में थी। उधर एप्स और फेरीमैन चलते चलते कार्गो रूम तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें लकड़ी के बहुत सारे संदूक मिलते हैं। उन संदूकों को देखकर एप्स मर्फी और बाकी ग्रुप मेंबर्स को जल्दी से वहां बुला लेती है। अब उन संदूकों को खोलते ही इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा सोना होता है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं, पर ये सब देखकर ग्रीड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमें इतनी आसानी से इतना सारा सोना यहाँ से ले जाने दे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि सर्चिंग के दौरान मुझे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी थी। ग्रीड की ये बात सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं, मतलब कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़कर बस सोने को लेकर ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सैंटोस और ग्रीड बोट को रेडी करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कि बोट में रखा हुआ सिलेंडर खुद ही ऑन हो रहा है और ये सब कैटी की सोल देख लेती है। वो एप्स को ये बताने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है। इधर ग्रीड जैसे ही बोट को स्टार्ट करता है उसमें एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके में जलकर सैंटोस की मौत हो जाती है। अब बचे हुए लोग इस शिप पर फंस जाते हैं। हमें एप्स को दिखाया जाता है जो जानना चाहती है कि आखिर वो छोटी लड़की कौन है, इसलिए वो कैटी को उस शिप पर हर तरफ ढूंढने लगती है और फाइनली एप्स को कैटी का कमरा मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोज और मंडर को दिखाया जाता है जिसे उस शिप में खाने का सामान मिलता है जो फ्रेश होता है, जिसे वो मजे से खाने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे हैं, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं
और उल्टियाँ करने लगते हैं। उधर जैसे ही एब्स कैटी के रूम का दरवाजा खोलती है, उसे सामने ही कैटी की बॉडी रस्सी से लटकी हुई मिलती है, जो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर एब्स जोर से चिल्लाती है। वहीं हमें ग्रीर को दिखाया जाता है जो हॉल में था, पर तभी अचानक हॉल पूरी तरह से बदल जाता है, जिस तरह वो हॉल 21 मई 1962 की रात लग रहा था, जहां सभी लोग पार्टी कर रहे थे और सामने होती है फ्रांसिस्का। उधर मर्फी जो कैप्टन के ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी अचानक उसके सामने रखी वाइन की बोतल हिलने लगती है और जैसे ही वो सामने देखता है, वो पाता है कि उसके सामने कुर्सी पर कैप्टन बैठा हुआ है और वो मर्फी के लिए ड्रिंक बनाता है। वहीं एब्स कैटी के डेड बॉडी से उसका नेकलेस निकालती है और जैसे ही वो उसे खोलती है, पीछे से कैटी उसे आवाज लगाती है जो वहाँ आ चुकी थी। कैटी को देखकर एब्स डर जाती है। अब कैटी एब्स को बताती है कि वो इस शिप से अपनी मॉम और डैड के पास न्यूयॉर्क जा रही थी, पर वो अपनी मॉम और डैड से मिल नहीं पाई। कैटी एब्स से कहती है, तुम मुझे मेरी मॉम की जैसी लगती हो। उधर ऑफिस में कैप्टन की आत्मा मर्फी को कुछ फोटोज दिखाता है और बताता है कि 19 मई 1962 को हमें समुद्र में लॉरेली नामक एक शिप मिला जो पानी में डूब रहा था। हमें उस शिप पर से ढेर सारा सोना मिला जिसे हमने अपनी शिप पर रख लिया, पर इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 21 मई की रात हमारा शिप भी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया। तभी मर्फी कैप्टन से पूछता है कि मैंने सुना था कि लॉरेली शिप पर भी कोई जिंदा नहीं बचा था, पर कैप्टन कहता है नहीं, एक आदमी जिंदा बचा था। और जैसे ही कैप्टन मर्फी को उस बचे हुए आदमी की फोटो दिखाता है, कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। उधर कैटी एब्स को बताती है कि वो और इस शिप पर मौजूद सारी आत्माएं यहाँ पर कैद हैं और जिसने उन्हें यहाँ कैद किया है वो बहुत खतरनाक है। उसने सभी आत्माओं को अपना गुलाम बना रखा है। अब इससे पहले कि कैटी एब्स को और कुछ बता पाती, तभी उस कमरे में चारों तरफ अजीब से निशान बनने लगते हैं, जिसे देखकर कैटी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो नहीं चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस शिप को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये कहकर कैटी वहाँ से गायब हो जाती है। बस उसके चिल्लाने की आवाज एब्स को सुनाई देती है। वहीं मर्फी जो काफी खतरनाक सच जान चुका था, वो एब्स को आवाज लगाता है ताकि ये लोग जल्दी से इस शिप को छोड़कर यहाँ से निकल सके। पर तभी उसे अपने सामने सैंटोस दिखाई देता है जिसकी बॉडी जली हुई थी और वो उसे डरा रहा था। उधर ग्रीर को भी फ्रांसिस्का दिख रही होती है जो उसे अपने जाल में फंसाकर एक ऊंची जगह से नीचे फेंककर मार डालती है। और यहाँ हम फ्रांसिस्का के असली रूप को देखते हैं जो कि काफी डरावना था। उधर मर्फी की आवाज सुनकर एब्स उसके पास जाती है, पर मर्फी को एब्स की जगह सैंटोस ही नजर आ रहा होता है, जिससे वो काफी डर चुका था। इसलिए वो एब्स पर सैंटोस समझकर हमला करने लगता है और इससे पहले कि वो एब्स पर जानलेवा हमला करता, तभी फेरीमैन मर्फी पर हमला कर एब्स को बचा लेता है और फिर मर्फी को एक टैंक में बंद कर देता है ताकि वो फिर से किसी और पर हमला ना करे। अब ये लोग शिप को ठीक करने में लग जाते हैं क्योंकि इनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस विशाल समुद्र से बाहर निकलने का। इसलिए सबसे पहले ये शिप में भर चुके पानी को पाइप लगाकर बाहर निकालते हैं। इसी दौरान एब्स सभी से कहती है, मैंने ग्रीर को काफी देर से नहीं देखा है, मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। अब जैसे ही एब्स शिप के अंदर जाती है, उसे वहाँ फिर से कैटी दिखाई देती है और यहाँ कैटी एब्स को ग्रीर की डेड बॉडी दिखाती है, जिसे देखकर एब्स को सदमा लग जाता है। तभी कैटी एब्स से कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर कैटी एब्स को टच करती है और फिर एब्स 21 मई 1962 की रात को साफ साफ देखने लगती है। एब्स देखती है कि उस शिप के वर्कर्स किसी के इशारे पर वहाँ बन रहे खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाते ही शिप के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को वायर के हमले से मारा जाता है और बाकी बचे लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। इसी दौरान कैटी को भी पकड़कर रूम में ले जाया जाता है और रस्सी से लटकाकर उसे भी मार दिया जाता है। इस शिप पर इतना भयानक हमला होता है सिर्फ गोल्ड के लिए जो इस शिप में रखा गया था। शिप के सारे लोग मारे जा चुके थे सिर्फ फ्रांसिस्का को छोड़कर। फ्रांसिस्का के मन में भी लालच आ चुका था, इसलिए वो उन खूनी वर्कर्स में से एक को अपनी जाल में फंसाकर बाकी वर्कर्स को उसके हाथों मरवा देती है। काम हो जाने के बाद फ्रांसिस्का उस वर्कर को भी मार डालती है। अब यहाँ एंट्री होती है विलन की, जो ये सब करवा रहा था। फ्रांसिस्का को लगता है कि वो विलन उसे अपना पार्टनर बना लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो विलन फ्रांसिस्का को भी
एक हुक में लटकाकर मार डालता है। और यहाँ पर एप्स जैसे ही उस विलन को देखती है उसे मानो सदमा लग जाता है, क्योंकि वो विलन कोई और नहीं बल्कि फेरीमैन होता है, वही आदमी जिसने इन सबको इस शिप के बारे में बताया था और सभी को यहाँ लेकर आया था। ये सब देखकर एप्स को मर्फी की याद आती है, क्योंकि फेरीमैन ने उसे बेहोश करके टैंक में बंद कर दिया था। पर जब तक एप्स वहाँ पहुँचती है तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि फेरीमैन ने उस टैंक में पानी भर दिया था जिसमें डूबने के कारण मर्फी की मौत हो चुकी थी। और उसके हाथ में फेरीमैन की फोटो होती है जिसे शिप के कैप्टन ने उसे दिखाया था। ये देखकर एप्स काफी रोती और चिल्लाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे दोस्त मर रहे थे। अब एप्स भाग कर जाती है डोज के पास और उसे बताती है कि मर्फी मारा जा चुका है। वो डोज से कहती है तुम फेरीमैन पर नजर रखना, मैं मंडर को लेकर आती हूँ। उधर मंडर जो पानी भर चुके इंजन रूम में इंजन ठीक करने गया था, अचानक वहाँ इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी चपेट में आने से मंडर के टुकड़े हो जाते हैं। पाइप में आ रहे खून को देखकर एप्स समझ जाती है कि मंडर भी मारा जा चुका है। उधर हमें फेरीमैन को दिखाया जाता है, वो डोज से कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, पर डोज उसे बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि एप्स ने उसे ऐसा करने को कहा था। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब इससे पहले कि फेरीमैन डोज पर हमला करता, डोज उसे शूट करके मार डालता है। उधर हम एप्स को देखते हैं जो शिप में हर तरफ बॉम्ब लगा रही थी ताकि जाते जाते वो इस शिप को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी वहाँ पर डोज आ जाता है। वो एप्स से कहता है मैंने फेरीमैन को मार डाला, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सोना लेकर यहाँ से निकलते हैं। पर एप्स नहीं मानती। वो कहती है इस शिप ने आज तक बहुत सारे लोगों की जान ली है, मैं इसे उड़ाकर ही जाऊंगी। और तभी हम डोज के चेहरे को फेरीमैन के चेहरे में बदलते हुए देखते हैं, मतलब कि उसने डोज को भी मार डाला। फेरीमैन एप्स से कहता है मेरा काम भी तुम्हारे जैसा ही है, फर्क इतना है कि तुम जहाज इकट्ठा करती हो और मैं आत्माएं। ये मेरा जॉब है, जीवन भर पाप करने के कारण मुझे ये जॉब मिली है। अगर मैं इस जहाज को खो दूंगा तो मैनेजमेंट मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम इस शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये कहकर फेरीमैन एप्स पर हमला कर देता है, पर एप्स हार नहीं मानती। तभी उसकी नजर एक एरो पर पड़ती है, जिससे वो पहले फेरीमैन के पैर पर हमला करती है और फिर उसी एरो से रिमोट के बटन पर निशाना लगाती है, जिसके बाद उस शिप पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो शिप समुद्र में डूबने लगता है। पर एप्स शिप के अंदर ही फंसी हुई थी, उसे वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर तभी वहाँ पर कैटी आ जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाती है। शिप से बाहर निकलते ही एप्स देखती है कि उस शिप में जितनी भी आत्माएं कैद थी, अब वो सब आजाद हो चुकी है और अपनी दुनिया में जा रही है। उसमें कैटी की आत्मा भी शामिल थी। अब एप्स एक बॉक्स के सहारे समुद्र में 2 दिनों तक तैरती रहती है और तीसरे दिन एक बड़े से शिप की नजर एप्स पर जाती है और एप्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मूवी के आखिर में एप्स को उस शिप से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था और तभी एप्स की नजर फेरीमैन पर जाती है, जो अभी भी जिंदा था और उस शिप के गोल्ड को दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा था, ताकि वो उस गोल्ड का लालच देकर और भी लोगों का शिकार करे। एप्स फेरीमैन को देखकर जोर से चिल्लाती है और इसके साथ ही इस मूवी का द एंड होता है।